अरे वाह, कितना बड़ा झूमर है और ये व्हाइट मार्बल का फर्श। फाइनली मेरी शादी एक रईस घर में हो रही है। मेरे पति तो मुझे लग्जरी कार में लेकर जाएंगे। अब मेरी लाइफ चेंज होने वाली है। उठ जा प्राची, सुबह हो गई है। ऐसे कब तक सोती रहेगी? अरे यार, मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी और भैया आपने पूरा सपना तोड़ दिया। सब कुछ खराब कर दिया आपने। आपको पता है, सपने में मेरी शादी एक रईस घर में हो रही थी। अब अपने बड़े बड़े सपने देखना बंद कर और जल्दी से उठ जा, सुबह हो गई है। हाँ हाँ, उठ रही हूँ। ऐसे चिल्लाओ मत भैया। पता नहीं कैसा घर है, चारों तरफ कबाड़ ही कबाड़ फैला के रखा है। मैं ठीक से सो भी नहीं पाती। ओह शिट यार, मेरे पूरे कपड़े खराब हो गए। सुबह सुबह ये बोतल कहाँ से बीच में आ गई। हर दिन मैं ऐसे ही गिर जाती हूँ। अरे बहन, देख तो ये कबाड़ी वाले महेश की बेटी है ना, कैसे जानवरों की तरह कीचड़ में लौट रही है। और नहीं तो क्या, अरे ये कीचड़ के लोग हैं, कीचड़ में ही तो गिरेंगे जहाँ देखो। बस घर के बाहर कूड़ा फैला रखा है। चलो चलो बहन, वरना हमारे डिजाइनर कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। हे भगवान, मुझे इस बेइज्जती से कब छुटकारा मिलेगा। दोपहर का समय था। प्राची घर के बाहर बैठी थी। तभी वहाँ उसकी अमीर सहेलियां रिया और टीना अपनी कार से आती हैं। हाय प्राची, क्या कर रही है? चल, आज हमारे घर पर कोई नहीं है, तुझे अपने रॉयल ससुराल दिखा कर लाते हैं। तो हमारा घर देखकर हैरान रह जाएगी। रिया और टीना प्राची को कार से अपने ससुराल लाती हैं। देख रही है प्राची, इसे कहते हैं हॉल। हमारा हॉल है तेरे पूरे घर के बराबर है। अभी तो ये कुछ नहीं है, अंदर चलकर देख, बहुत कुछ है अंदर। रिया प्राची को अपने रूम में ले जाती है। और ये देख, मेरा बेडरूम कितना बड़ा है। इसमें बड़ा बेड है, बड़ा टीवी है और एसी भी लगा है। जब मैं इस एसी में सोती हूँ ना प्राची, तो कसम से एकदम शिमला वाली फीलिंग आती है। मस्त मजे है मेरे तो यहाँ। हाँ यार रिया, तेरा ससुराल तो सच में बहुत बड़ा और सुंदर है। पर तेरा क्या होगा प्राची? तेरे ससुराल वाले तो दिन रात बस कबाड़ी ही बीनते हैं। तेरी शादी कोई अंबानी के यहाँ थोड़ी होगी। तेरा ससुराल तो पक्का तेरे मायके से भी गया गुजरा होगा। हाँ यार, तेरा पति भी पक्का कबाड़ी ही होगा। तू यहाँ भी कबाड़ बीन रही है और ससुराल में भी कबाड़ ही बीनेगी। वहाँ तो तुझे एसी छोड़ ढंग का पंखा भी नहीं मिलेगा। बस करो तुम दोनों, मुझे तुम लोगों का घर नहीं देखना। मैं जा रही हूँ यहाँ से। प्राची अपने घर आ जाती है। शाम का समय हो जाता है। प्राची अपनी माँ सुलोचना के साथ घर के बाहर बैठकर बात कर रही थी। माँ, आप कल बाबूजी से मेरी शादी की बात कर रही थी ना? देखो, अब मेरी शादी किसी अच्छे और रईस घर में ही करवाना। मैं नहीं चाहती कि मेरा ससुराल भी कबाड़ बीनने वालों के यहाँ हो। मुझे अच्छी लाइफ चाहिए। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? तू कोई आलिया भट्ट है जो तेरे लिए शहर का कोई रईस ज्यादा आएगा? अरे हम लोग कबाड़ी हैं। जैसे हम हैं वैसे ही घर और वैसा ही परिवार मिलेगा हमें। हम गरीबों की किस्मत में महलों वाले राजकुमार नहीं लिखे होते। तभी वहाँ कमला और बिमला आ जाती हैं। उन्होंने सब सुन लिया था। अरे सुन रही हो बहन, बाप भाई मोहल्ले का कबाड़ बीन रहे हैं और इस महारानी के सपने तो देखो, इसे रईस ससुराल चाहिए। अरे जैसे इनके कर्म हैं, उसे तो कबाड़ी वाला भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अरे भैया, ससुराल तो पूरा डस्टबिन होगा, डस्टबिन। चारों तरफ बस कचड़ा ही कचड़ा। पता नहीं इसकी शादी होगी भी या नहीं, कौन ले इसे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी शादी अमीर घर में ही होगी, देख लेना। रात का समय हो जाता है। प्राची अपने घर के बाहर उदास बैठी थी। तभी उसके पिता महेश और रवि कबाड़ बीनकर घर लौटते हैं। क्या सच में मेरी किस्मत इतनी ही काली है? मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं भी अच्छे कपड़े पहनूंगी, बड़े घर में रहूंगी, मेरी भी कोई इज्जत होगी। लेकिन माँ तो कह रही है कि मेरी शादी अच्छे घर में हो ही नहीं सकती। अगर मेरी शादी सच में किसी कबाड़ी वाले से हो गई तो मेरी तो पूरी जिंदगी इसी कबाड़े में बर्बाद हो जाएगी। भगवान प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करना। अगले दिन दोपहर का समय था। प्राची अकेली बैठी हुई थी। तभी सुलोचना उसके पास आती है। प्राची सुन, तेरे बाबूजी ने तेरे लिए एक रिश्ता पक्का कर दिया है। लड़के का नाम विकास है, बहुत मेहनती है। सच माँ? क्या करते हैं वो लोग? कोई अच्छी जॉब है या बिजनेस है? अरे अपना ही काम है उनका। वो लोग भी हमारी तरह ही कबाड़ का काम करते हैं। क्या कबाड़ी वाला? नहीं माँ, मुझे नहीं करनी वहाँ शादी। मैं जिंदगी भर कुंवारी रह लूंगी पर उस कबाड़ में नहीं जाऊंगी। प्लीज मेरी शादी मत करो अभी। चुप कर तू, समझती क्यों नहीं है प्राची? हम गरीब हैं, कबाड़ बीनना हमारा कोई शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है। कोई और काम नहीं देता हमें। हम तेरे लिए कोई रईस परिवार कहाँ से ढूंढ लाए? और वैसे भी तू अब जवान हो गई है, तेरी उम्र हो गई है शादी की। लड़के वाले इस रिश्ते के लिए मान गए हैं। अब तेरी शादी वहीं होगी। अब कोई फालतू का नाटक मत करना।
सुलोचना वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। प्राची घर के बाहर बैठी थी, तभी उसकी अमीर सहेलियां रिया और टीना उसके पास आती हैं। ओह माय गॉड प्राची, हमने सुना तेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है। वाह, लड़का क्या करता है? कोई रॉयल फैमिली से है क्या, या कोई अरबपति है जो तुझे प्राइवेट जेट में ले जाएगा? अरे रिया, तू भी ना, मैंने तुझे पहले ही बोला था ना, इससे तो कोई कबाड़ी वाला ही मिलेगा। और सुना है ससुराल वाले भी एकदम पक्के कबाड़ी हैं। प्राची, तू वहाँ पर जाकर भी वही जिंदगी जिएगी जो यहाँ जी रही है। तेरी जिंदगी तो कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। कबाड़ में पैदा हुई कबाड़ में ही मरेगी। चल बाय, हमें पार्लर जाना है। रिया और टीना वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन प्राची घर की साफ सफाई कर रही थी कि तभी रवि वहाँ आता है। हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी बहना, अब तू कुछ दिनों में पराई हो जाएगी। ये तेरा हमारे घर में आखिरी बर्थडे है, तो देख ले मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, एक डिजाइनर नेकलेस। अरे वाह भैया, ये तो सच में बहुत प्यारा लग रहा है, एकदम चमक रहा है। आप कहाँ से लाए इसे? ये तो बहुत महंगा आया होगा ना? अरे महंगा नहीं है, मैं खरीद कर थोड़े ना लाया हूँ। कल गली में कबाड़ बीन रहा था तो कूड़े के ढेर में पड़ा मिल गया। मैंने घर लाकर इसे बढ़िया साबुन से रगड़ रगड़ कर धो दिया। देख, एकदम क्लीन और नया लग रहा है ना। क्या कबाड़ से? भैया, आपको शर्म नहीं आई मुझे कूड़े से उठाकर गिफ्ट देते हुए? पता नहीं ये किसका होगा, किसने पहना होगा। नहीं चाहिए मुझे आपका ये कबाड़, रख लो इसे अपने पास। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। प्राची की शादी हो जाती है। प्राची अपने ससुराल आ जाती है। जिस जगह उसका ससुराल था वहाँ चारों तरफ बस कबाड़ बीनने वाले ही रहते थे। प्राची का ससुराल भी बहुत छोटा सा था, जहाँ चारों तरफ बस कबाड़ ही कबाड़ फैला हुआ था। हे भगवान, ये घर है या कबाड़ का ढेर? यहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। मेरा ससुराल इतना छोटा और गंदा होगा, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आ जाओ प्राची, यही हमारा घर है। आजा बहू, अंदर आजा। देख, हमारा घर बहुत छोटा है, चारों तरफ ये कबाड़ ही कबाड़ है, पर क्या करे, इसी से हमारे घर की रोटी चलती है। जैसे तैसे तू भी यहाँ रहने की आदत डाल लेना। हाँ देवरानी जी, आदत डाल लो इस कबाड़ में रहने की, क्योंकि अब तुम्हें यही रहना है। प्राची का गृह प्रवेश हो जाता है। रात हो गई थी, सब लोग सो रहे थे। प्राची एक कोने में चटाई पर सो रही थी। उफ, कितनी भयंकर गर्मी है, और ये मच्छर तो आज मेरा सारा खून पी जाएंगे। मैंने जो जिंदगी भर अपने मायके में झेला, अब वो मुझे यहाँ भी झेलना पड़ रहा है। वही गर्मी, वही मच्छर और वही पुराने कबाड़ की बदबू। मैंने तो सोचा था मेरी शादी किसी रईस घर में होगी, एसी वाले कमरे में सोऊंगी, लेकिन मेरी किस्मत तो एकदम बेकार है। अगली सुबह प्राची सो रही थी। कमरे की एक ऊंची अलमारी के ऊपर पुराने लोहे के और कुछ प्लास्टिक के डिब्बे रखे हुए थे। तभी तेज हवा आती है और एक भारी डिब्बा सीधे प्राची के सिर पर आकर गिर जाता है। आह, मम्मी मर गई। प्राची की आवाज सुनकर सभी वहाँ आ जाते हैं। अरे प्राची, क्या हुआ? ये डिब्बा कैसे गिर गया? कैसे गिर गया? अरे, आपने बेडरूम में कबाड़ की दुकान क्यों खोल रखी है? इंसान सोए भी कैसे यहाँ? अरे देवरानी जी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? ये तो हमारे घर में नॉर्मल बात है, ये होता रहता है। हवा चलती होगी इसलिए डब्बा गिर गया होगा। मेरे ऊपर भी कहीं बाहर गिरा है। नॉर्मल बात है किसी का सिर फूट जाए, और आप कह रही हो नॉर्मल बात है? देखो देवरानी जी, अब तुम इस सब चीजों की आदत डाल लो। कुछ समय बीत जाता है। प्राची की पहली रसोई थी। वो नहाकर अपनी रसोई में आती है। किचन बहुत छोटा और गंदा था, जहाँ चारों तरफ कबाड़ फैला हुआ था और राशन के डिब्बे भी बहुत गंदे थे। छी, यहाँ खाना कैसे बनेगा? राशन भी है या नहीं इस घर में? प्राची राशन के डिब्बे खोलती है। अरे वाह, राशन तो फुल है इस घर में। चलो कोई बात नहीं, कम से कम यहाँ पेट भर कर अच्छा खाना तो मिलेगा। मेरे मायके में तो खाना भी सही से नसीब नहीं होता था, लेकिन यहाँ खाना तो अच्छा मिल ही जाएगा। प्राची सबके लिए बढ़िया सा खाना बनाती है। जब वो खाना सर्व करने के लिए प्लेटें निकालती है तो हैरान रह जाती है। ओह माय गॉड, ये तो एकदम ब्रांड न्यू, बहुत महंगी प्लेट्स हैं। कबाड़ी वालों के घर में इतनी महंगी प्लेट्स कहाँ से आई? तभी कविता किचन में आ जाती है। अरे आई कहाँ से? तुम्हारे जेठ जी कल कबाड़ बीनने गए थे। वहाँ शहर के एक बहुत बड़े रईस के यहाँ शादी थी, तो शादी खत्म होने के बाद जो कबाड़ बचा था वहीं से ये प्लेट्स उठा लाए। हमने बढ़िया सर्फ और नींबू से रगड़कर चमका दी। कबाड़ से? पर ये तो एकदम नई लग रही है जेठानी जी। अरे हम गरीब लोग इतने पैसे वाले थोड़ी हैं जो 5,000 की प्लेट्स खरीद कर लाएंगे। अमीर लोग एक बार यूज करके फेंक देते हैं, हम उठा लाते हैं। अब चलो ये सब छोड़ो और सबके लिए जल्दी से खाना लगाओ, सबको बहुत भूख लगी है। प्राची सबको खाना सर्व कर देती है। अगले दिन प्राची की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। आसपास की औरतें वहाँ आई थीं जो उसे गिफ्ट दे रही थीं।
अरे ये साड़ी तो एकदम पुरानी लग रही है, मतलब किसी पुरानी साड़ी को साफ करके मुझे गिफ्ट कर दिया। कैसे लगी बहू साड़ी? एकदम डिजाइनर है ना? जी आंटी, बहुत अच्छी है। एक औरत प्राची को गिफ्ट में नेकलेस देती है। प्राची उस नेकलेस को गौर से देखती है। इसमें से भी कपड़े धोने वाले साबुन की महक आ रही है। पक्का ये भी किसी कबाड़ के ढेर से उठाकर चमकाकर मुझे दे दिया है। सब के सब कबाड़ी है इस मोहल्ले में। सब मुझे ऐसे ही कबाड़ वाले गिफ्ट दे रहे हैं। अब क्या करूं, किस्मत ही ऐसी है मेरी। रात का समय हो जाता है। घर में सब सो गए थे, बस प्राची ही अकेली जग रही थी। मैं तो चाहती ही नहीं थी कि मेरी शादी हो, पर घर वालों ने मुझे बोझ समझकर यहाँ भेज दिया। ये लोग भी बिल्कुल मेरे परिवार जैसे ही हैं। वही सुबह उठो वही कबाड़ बिनो, ना कोई अच्छा घर ना पैसा। हे भगवान, मेरी किस्मत इतनी बेकार क्यों है। अगले दिन प्राची सोकर उठती है और उसका पैर फिर से कबाड़ के ढेर से टकरा जाता है और वो गिरते गिरते बचती है। रोज सुबह का यही ड्रामा है। हर रोज मैं गिरते गिरते बचती हूँ। चारों तरफ कितना कबाड़ा फैला हुआ है। आज तो मैं इस पूरे कबाड़ को प्लास्टिक के बोरे में बंद करके ही दम लूंगी। कम से कम इस घर में थोड़ी जगह तो हो जाएगी और अच्छा भी लगेगा घर। प्राची तेजी से सारा कबाड़ प्लास्टिक के बोरों में भरने लगती है। तभी उसका पति विकास हाथ में बहुत सारा कबाड़ लेकर वहाँ आता है और उसे जमीन पर पटक देता है। अरे प्राची, ये सुबह सुबह क्या कर रही हो? तुम इन बोरों में हमारा ये कीमती माल क्यों भर रही हो? अरे विकास जी, मैं यहाँ साफ सफाई कर रही हूँ। देखो ना चारों तरफ कितना कबाड़ा फैला हुआ है। मैं रोज गिरते गिरते बचती हूँ। यहाँ कबाड़ साफ हो जाएगा तो यहाँ बहुत जगह हो जाएगी। प्राची बहुत देर तक मेहनत करती है और सारे कबाड़ को प्लास्टिक के बड़े बड़े बोरों में भर देती है। हाँ, अब लग रहा है कि ये घर है जहाँ इंसान रहते हैं। चारों तरफ की गंदगी साफ हो गई और कमरे में कितनी जगह हो गई। मेरी मेहनत आखिरकार सफल हो गई। तभी अचानक जिन प्लास्टिक के बोरों में कबाड़ भरा था वो फट जाते हैं, क्योंकि कबाड़ बहुत ज्यादा था और सारा कबाड़ फिर से घर में फैल जाता है। नहीं, ये क्या हो गया? मेरी इतनी देर की मेहनत एक सेकंड में पानी में मिल गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वहाँ सूरज और दीपक जी बाहर से और कबाड़ लेकर आ जाते हैं और घर के अंदर ही उसे पटक देते हैं। चलो भाई सूरज, आज का काम खत्म हुआ, अब आराम करते हैं। हाँ भाई, आज तो बहुत मेहनत की है, बहुत थक गए। बहू जरा हमारे लिए बढ़िया सी चाय बना दो जिससे हमारी थकान मिट जाएगी। देखो, मैंने इतनी देर लगाकर इसे साफ करने की कोशिश की थी ताकि घर थोड़ा अच्छा लगे, लेकिन आप लोगों ने आते ही इसे फिर से गंदा कर दिया। मैं यहाँ आकर सच में बहुत परेशान हो गई हूँ। रात का समय हो जाता है। प्राची घर के बाहर खड़ी हुई थी। अब मुझसे ये सब और नहीं झेला जाएगा। अब मैं इस कबाड़ वाले घर में एक दिन भी नहीं रुक सकती। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, कहीं दूर भाग जाऊंगी। नहीं प्राची, अगर इस तरह तू ससुराल से भाग गई तो मेरे मम्मी पापा के बारे में लोग क्या क्या कहेंगे। सब लोग माँ और बाबूजी पर उंगली उठाएंगे कि बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दिए होंगे। तभी तो शादी के कुछ ही दिन बाद ससुराल से भाग गई। अब ठीक है, जो है सो है। मुझे यही रहना होगा। जो भी करना है मुझे इसी घर में रहकर ही करना होगा। मैं अपने माता पिता का नाम खराब नहीं होने दूंगी। प्राची ये बोलकर घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन रात को प्राची को बाहर से किसी बड़ी गाड़ी का हॉर्न सुनाई पड़ता है। इतनी रात को कौन सी बड़ी गाड़ी आई है और इतना शोर क्यों हो रहा है बाहर? प्राची बाहर आकर देखती है, बाहर मोहल्ले के बाकी कबाड़ वाले उस बड़ी गाड़ी में अपना इकट्ठा हुआ कबाड़ रख रहे थे। ट्रक के पास 2-3 आदमी खड़े हैं जिन्होंने अपना चेहरा कपड़े से पूरी तरह ढका हुआ था। वो इन कबाड़ वालों को पैसे दे रहे थे। साहब, आप लोग सच में बहुत अच्छे पैसे देते हो इस कबाड़े के। बाकी कबाड़ वाले तो हमें लूट लेते हैं। आपकी वजह से हमारे बच्चे अब जरूर पढ़ेंगे साहब। वो मेरी तरह कबाड़ा नहीं बीनेंगे, कुछ करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। प्राची ये सब देख लेती है और फिर जाकर वापस हो जाती है। कुछ समय के बाद दीपक जी, जेठ, सूरज और विकास बाहर से लौटते हैं। प्राची अभी जाग रही थी। तीनों ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। ये लोग कहाँ से लौट रहे हैं इतनी रात को, और इनके कपड़े इतने साफ कैसे हैं? अरे हाँ, ये तो कबाड़े वाले हैं ना। इनका क्या है, ये लोग तो 24 घंटे ही काम करते रहते हैं। वैसे भी रात में तो और ज्यादा कबाड़ मिलता है, वरना सुबह तक तो काफी कबाड़ी वाले सारा कबाड़ उठाकर ले जाते हैं। अगली सुबह प्राची घर से बाहर खड़े होकर एक पड़ोसन सुनीता से बात कर रही थी। क्या बताएं प्राची बहू, हमारी जिंदगी भी कोई जिंदगी है। कभी कभी तो हम लोग ढंग से खाना भी नहीं खा पाते। कभी घर में सब्जी बनती है तो रोटी के पैसे नहीं होते, कभी रोटी होती है तो सब्जी नहीं बन पाती। कहीं कहीं बार तो हमें सिर्फ प्याज और रोटी से ही काम चलाना पड़ता है। अब क्या करें, कुछ कर भी तो नहीं सकते। सच में बहुत मुश्किल होती होगी आप लोगों को। प्राची सीधे अपनी रसोई में पहुंचती है और राशन के डिब्बे खोलकर चेक करती है। बाकी कबाड़ वाले के घर में तो राशन की इतनी कमी है,
कि उन्हें प्याज रोटी खानी पड़ रही है, लेकिन हमारे घर में राशन का एक भी डब्बा कभी खाली क्यों नहीं रहता? प्राची बाकी के राशन के डिब्बे खोलती है, सभी डिब्बे फुल भरे हुए थे। जीरा, मिर्च, धनिया, आटा, चावल, दालें सब कुछ भरा पड़ा है यहाँ, और सभी राशन एकदम बढ़िया क्वालिटी का लग रहा है। इतना अच्छा राशन इन कबाड़ बीनने वालों के पास कैसे आया होगा? कोई कबाड़ बीनने वाला इतने पैसे थोड़ी कमा सकता है कि इतना अच्छा राशन खरीद सके। दोपहर का समय हो जाता है। विकास, सूरज और दीपक जी बाहर से कबाड़ का एक और बड़ा बोरा लेकर आते हैं और उसे घर के अंदर ही खाली कर देते हैं। मुझे आप लोगों से एक बात समझनी है। जो बाकी के कबाड़ी वाले हैं वो तो अपना कबाड़ उस गाड़ी वाले को बेच देते हैं जो रात में आती है। फिर आप लोग क्यों नहीं बेचते? आप लोग इस कबाड़े को इस छोटे से घर में इकट्ठा क्यों कर रहे हो? अरे इस कबाड़े को बाहर बाजार में बेच कर आओ ना, कम से कम घर में थोड़ी जगह भी होगी और घर में पैसे भी आएंगे। हाँ हाँ हाँ, बेच देंगे, बेच देते हैं भाई। तुम तो रात को सोती रहती हो ना प्राची, हम तो चुपचाप जाकर बेच भी आते हैं, तुम्हें क्या पता। हाँ हाँ, विकास बिल्कुल सही कह रहा है। और देखो, बात ये है कि हम एक साथ बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं। अब अगर रोज रोज थोड़ा थोड़ा कबाड़ बेचेंगे तो उसके कम पैसे मिलेंगे, लेकिन एक साथ जब ज्यादा कबाड़ बेचते हैं तो अच्छे पैसे आ जाते हैं। इस बात को भी तो समझो। बिल्कुल, और जब एक साथ अच्छे पैसे आते हैं तभी तो हम इतना अच्छा राशन वगैरह ले आते हैं, जिससे हमारा काम आराम से चल जाता है। अब तुम ये फालतू की बातें छोड़ो और जल्दी से हमारे लिए खाना लगाओ। रात का समय हो गया था, प्राची को नींद नहीं आ रही थी। तभी बाहर से दीपक जी, सूरज और विकास लौटते हैं। तीनों ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। आप लोग इतनी रात को बाहर से आ रहे हैं और वो भी इतने अच्छे कपड़े पहनकर। एक दिन पहले भी मैंने आपको रात में ऐसे ही साफ कपड़ों में आते देखा था, तब मैंने गौर नहीं किया, पर आज तो आप एकदम हीरो लग रहे हो। चक्कर क्या है? अरे बहू, ऐसा है ना कि मेरा एक पुराना दोस्त है, वो बहुत अमीर है। अमीर दोस्त? हाँ, तो हम अब गरीब हैं तो क्या हमारे अमीर दोस्त नहीं हो सकते? वो बहुत दानी आदमी है। आज उसने हमें अपने घर पर डिनर पर बुलाया था, बढ़िया खाना खिलाया और देखो ये नए कपड़े भी दिए। हाँ प्राची, ये कपड़े अंकल जी ने दिए हैं। हमारे पास इतने पैसे थोड़ी हैं जो हम ये कपड़े खरीद सकें। चलो अब तुम ज्यादा CID मत बनो, बहुत रात हो गई है, चुपचाप जाकर सो जाओ। प्राची जाकर लेट जाती है। मुझे तो इन लोगों की बात पर यकीन नहीं हो रहा। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो छुपा रहे हैं ये लोग। पक्का दाल में कुछ काला है। अगली रात प्राची देखती है कि दीपक जी, सूरज और विकास बहुत अच्छे कोट और पैंट पहनकर बाहर जा रहे थे। प्राची उनका रास्ता रोक लेती है। एक मिनट, ये इतने डिजाइनर और अच्छे कोट पैंट कहाँ से आए आप लोगों के पास? और इतनी रात को ये परफ्यूम मारकर कहाँ जाने की तैयारी है आप लोगों की? अरे प्राची, ये कोट पैंट नए थोड़ी हैं। ये एकदम नए ही है, मुझे पागल मत बनाइए। अरे देवरानी जी, ये हमें कबाड़ में मिले थे, एक अमीर घर से। हमने इन्हें अच्छे से धोया, ब्रश से रगड़ रगड़ के धोया और फिर धूप में अच्छे से सुखा दिया, इसलिए इतने चमक रहे हैं। अच्छा जी, सर्फ से धोने से कोट पैंट की फिटिंग भी एकदम आपके नाप की हो गई। और ये रात को सूट पहनकर कौन सा कबाड़ बीनने जाते हो? अरे कबाड़ बीनने नहीं जा रहे हैं बहू, वो पास वाले मोहल्ले में हमारे एक दूर के रिश्तेदार की शादी है। वो लोग थोड़ा अच्छा काम करते हैं तो वहाँ ऐसे फटे कपड़ों में जाना ठीक नहीं लगता ना, इसलिए हम ये कपड़े पहनकर जा रहे हैं और अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। अब तुम जाकर सो जाओ, रात हो गई है। तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अरे वाह री किस्मत, मेरे मायके वाले भी जिंदगी भर कबाड़ बीनते रहे, पर उन्हें तो कबाड़ में फटे जूतों और प्लास्टिक की बोतलों के अलावा कभी कुछ नहीं मिला। और इन्हें डिजाइनर कोट पैंट मिल रहे हैं और नई नई प्लेट मिल रही है। ये लोग मुझे एकदम बेवकूफ समझ रहे हैं, लेकिन एक बात तो पक्का है कि कुछ तो छुपा रहे हैं ये लोग। अगले दिन दोपहर को प्राची घर की साफ सफाई कर रही थी, तभी उसे कविता का एक बॉक्स मिलता है जिस पर कविता का नाम लिखा हुआ था। प्राची उस बॉक्स को खोलती है। ओह माय गॉड, इसमें तो मेकअप करने का सामान है। और देखो तो कितनी महंगी महंगी क्रीम है। ये क्रीम तो बहुत महंगी आती है। इतनी महंगी क्रीम तो शायद रिया और टीना भी नहीं लगाती होगी। इतनी महंगी क्रीम जेठानी जी के पास कैसे आई? तभी कविता वहाँ आती है और प्राची से वो बॉक्स ले लेती है। अरे तूने मेरा डिब्बा क्यों खोला? तुझे ये नहीं पता कि किसी के पर्सनल सामान को हाथ नहीं लगाते? सॉरी जेठानी जी, मैं तो बस सफाई कर रही थी। पर मुझे एक बात बताइए, आपके पास इतना महंगा मेकअप करने का सामान कहाँ से आया? ये सब तो बहुत रईस लोग इस्तेमाल करते हैं। अरे मैंने कुछ खरीदा वरीदा नहीं है, ये सब तो एक्सपायर्ड है। वो शहर के एक मेम साहब ने कबाड़ में फेंक दिया था। मैंने सोचा चलो कभी कभी देखकर खुशी तो मिलेगी
कि हमारे पास भी अमीरों वाला मेकअप है। ये सब खराब है, यूज करने लायक नहीं है। कविता वो बॉक्स लेकर वहाँ से चली जाती है। कितना झूठ बोल रही थी जेठानी जी। बोल रही थी कि जो क्रीम है वो एक्सपायर है। मैंने सारी क्रीम्स की एक्सपायरी डेट देख ली थी, सब एकदम अच्छी क्रीम थी। इस घर में कुछ तो चल रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो छुपा रहे हैं ये घर वाले। रात का समय था। प्राची पानी पीने के लिए उठती है, तभी उसके पैर से कुछ चीज टकरा जाती है। प्राची नीचे देखती है तो एक लैपटॉप उसके पैरों में पड़ा हुआ होता है, जो कि एकदम नया था। अरे बाप रे, ये तो एप्पल का लैपटॉप लग रहा है और ये चालू भी है। ये तो बहुत महंगा होगा। ये यहाँ क्या कर रहा है? प्राची जल्दी से लैपटॉप को उठाती है और उसे ओपन करने लगती है। तभी उसकी ननद पिंकी वहाँ आ जाती है। अरे भाभी, मिल गया ये लैपटॉप। आपको पता है भाभी कल से ये लैपटॉप ढूंढ रही थी। पिंकी, ये इतना महंगा लैपटॉप हमारे घर में क्या कर रहा है? कहाँ से आया ये यहाँ? वो विकास भैया को कबाड़ में मिला था, पता नहीं कैसे, पर एकदम नया सा लग रहा है। हमें तो वैसे भी इसे चलाना नहीं आता। आप मुझे दे दो, मैं कल भैया से कहकर इसे बाजार में अच्छे दाम में बिकवा दूंगी। इसे बेचकर अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। पिंकी लैपटॉप लेकर वहाँ से चली जाती है। वाह, इनकी किस्मत को तो ऑस्कर मिलना चाहिए। कहीं कबाड़ में डिजाइनर कपड़े मिल रहे हैं, कहीं मेकअप, और अब सीधा एप्पल का लैपटॉप। मैंने और मेरे बाबूजी ने भी कबाड़ बीना है, पर हमें तो कभी कोई चालू कैलकुलेटर तक नहीं मिला कबाड़ में। कुछ तो छुपा रहे हैं ये लोग। अगली रात प्राची जाग रही थी। वो देखती है कि घर में दीपक जी, सूरज और विकास नहीं हैं। लो, ये बाप बेटे की तिगड़ी फिर से गायब है। रात के 2 बज रहे हैं और ये लोग इतनी रात को कौन सा कबाड़ बीनने गए हैं? तभी प्राची की नजरें कबाड़ में पड़ी हुई पेंसिल वाली हील्स पर पड़ती हैं। ओह माय गॉड, ये तो पेंसिल हील्स हैं। प्रिया ने मुझे मॉल में दिखाई थी। ये तो बहुत ज्यादा महंगी आती है। कि यहाँ क्या कर रही है? तभी पिंकी वहाँ आती है। अरे भाभी, ये मेरी सैंडल है। पिंकी, तेरे पास इतनी महंगी हील्स कैसे आई? ये बहुत महंगी आते हैं पिंकी। अरे ये मैंने खरीदी नहीं है, ये भैया को कबाड़ में मिली थी, बिल्कुल गंदी थी। तो हमारी वो जो पास वाली पड़ोसन है ना, उसके पास थोड़ी सी पॉलिश रखी थी। मैंने उससे मांगकर इस पर पॉलिश कर दी। देखो एकदम नई जैसी चमक रही है ना। चलो चलो, अब आप सो जाओ, बहुत रात हो गई है। पिंकी हील्स को लेकर वहाँ से चली जाती है। प्राची अपनी जगह पर जाकर लेट जाती है। अब तो पानी सिर के ऊपर से जा चुका है। ये लोग पक्का कुछ ना कुछ बहुत बड़ा छुपा रहे हैं। जब भी मैं कुछ पूछती हूँ, ये कबाड़ में मिला था बोल देते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जब ये लोग कबाड़ बेचते नहीं है तो फिर घर में पैसे कैसे आते हैं? मैंने कल ही घर में 2000 देखे थे, जो कि एकदम नए नोट थे। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी किसी ने बैंक से निकाले हों। ये लोग मुझे एकदम भोली और बेवकूफ समझते हैं, पर मैं भी महेश कबाड़ी की बेटी हूँ। ये जो रात रात भर कबाड़ बीनने का ड्रामा चल रहा है ना, इसकी सच्चाई तो मैं निकाल कर ही रहूंगी। अब तो जासूसी करनी पड़ेगी मुझे। इन लोगों को क्या पता कि मैंने भी सीआईडी के बहुत सारे एपिसोड देखे हैं। अब देखो मैं इनकी कैसे जासूसी करती हूँ और कैसे सब कुछ सामने लाती हूँ। अगले दिन प्राची बैठी हुई थी, तभी तेज हवा आती है और उसके पास एक कागज उड़कर आता है। अरे, ये तो बैंक का चेक है और इस पर तो विकास जी का नाम लिखा है। तभी कविता वहाँ आती है और उस चेक को प्राची से छीन लेती है। अरे, तो पागल हो गई है क्या प्राची? दूसरों के फेंके हुए कागज क्यों उठा रही है? दूसरों के फेंके हुए जेठानी जी, उस पर विकास जी का नाम लिखा है और उनके नाम के साइन भी है। अरे, तो क्या दुनिया में विकास नाम का एक ही आदमी है क्या? किसी सेठ का चेक होगा, कबाड़ में उड़कर आ गया होगा। और तूने साइन कैसे पहचान लिए? तेरे पति ने तुझे कौन सा ऑटोग्राफ दिया है आज तक? कविता वो चेक लेकर वहाँ से चली जाती है। जेठानी जी, आज तो मुझे कंफर्म हो गया कि आप लोग पक्का कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, पर क्या ये पता नहीं चला। लेकिन मैं जल्द ही सब कुछ पता कर लूंगी। आज रात जब ससुर जी, जेठ जी और विकास बाहर जाएंगे ना, तो मैं उनका पीछा करूंगी और सब कुछ पता कर लूंगी। रात का समय हो जाता है। दीपक जी, सूरज और विकास तैयार होकर घर से निकलते हैं और थोड़ी दूर चलकर एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। प्राची उनका पीछा कर रही थी। आज तो मैं सब कुछ पता करके ही रहूंगी। प्राची गाड़ी का पीछा करती है। गाड़ी एक फैक्ट्री के सामने आकर रुकती है और दीपक जी, सूरज और विकास गाड़ी से उतरकर उस फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। फैक्ट्री में कबाड़ को रिसाइकिल करके नई नई चीजें बनाई जाती थीं। प्राची दूर खड़े होकर ये सब देख रही थी। तुम लोग फिक्र मत करो, हम है ना, इस फैक्ट्री में कोई भूखा नहीं मरेगा। हम लोग भी तुम लोगों में से एक हैं, सबकी मदद करेंगे हम। मेरे ससुर जी इन मजदूरों को पैसे बांट रहे हैं, ये सब क्या है? प्राची फैक्ट्री के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देता है। ए, कहाँ जा रही है? मुंह उठाकर। अरे भैया, मुझे अंदर जाने दो। वो जो अंदर पैसे बांट रहे हैं ना, वो मेरे ससुर जी हैं। तू पागल हो गई है क्या?
अरे वो इस करोड़ों की फैक्ट्री के मालिक हैं, शहर के सबसे रईस लोग हैं वो। और तू अपनी हालत देख, एकदम कबाड़ी वाली लग रही है। चल भाग यहाँ से। प्राची वहाँ से चली जाती है। गार्ड कह रहा था कि वो रईस है, उनकी खुद की फैक्ट्री है। ससुर जी दूसरों को पैसे बांट रहे थे। अगर ये लोग इतने अमीर हैं तो फिर मुझे कबाड़ वाले घर में क्यों रखा है? अगले दिन रात को प्राची सो रही थी और बाकी सब घर वाले जाग रहे थे। चलो चलो जल्दी निकलो, कहीं प्राची उड़ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। पूरा परिवार घर से निकल जाता है। प्राची तुरंत उठती है और एक पुरानी सी शॉल ओढ़ती है और उनका पीछा करती है। पूरा परिवार एक बड़ी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। प्राची भी ऑटो से उनका पीछा करती है। पूरा परिवार एक बड़े घर में पहुँच जाता है। अब ये लोग इतने बड़े घर में क्या करने के लिए आए हैं? प्राची चुपके से घर के अंदर जाती है और देखती है कि हॉल में सारा परिवार बैठा हुआ था। सभी ने एकदम बढ़िया कपड़े पहने हुए थे। क्या हो रहा है ये सब? प्राची तुम यहाँ कैसे आई? चुप रहिए आप, मुझे कोई बताएगा कि ये चल क्या रहा है? अगर आप अमीर हो तो मुझे उस कबाड़ ढेर में क्यों रखा? शांत हो जा बहू, हम तुझे कुछ दिनों के बाद सब कुछ बताने ही वाले थे। सरप्राइज देना चाह रहे थे पर तूने तो सरप्राइज खराब कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुझे सब कुछ समझाता हूँ और सब कुछ बताता हूँ। देख बेटी, हमने भी जिंदगी की शुरुआत तेरे पिता की तरह कबाड़ बीन कर ही की थी। लेकिन हमने बहुत मेहनत की और धीरे धीरे हमने बाकी लोगों से कबाड़ खरीदना शुरू किया और फिर अपनी खुद की एक रिसाइकलिंग फैक्ट्री खोल दी। आज हम उस कबाड़ को रिसाइकल करके महंगी चीजें बनाते हैं और दूर दूर तक बेचते हैं। इस तरह हम कबाड़ी से रईस बन गए। अगर आप रईस बन गए थे तो फिर आप इस तरह क्यों रह रहे थे? जब हम रईस बन गए बेटा तो हमने सोचा कि जिस बस्ती और जिन लोगों के बीच रहकर हम बड़े हुए हैं उन्हें कैसे भूल जाएं। हम वापस उस मोहल्ले में गए। हमने उनसे कहा कि भाई अब तुम लोग कबाड़ बीनना छोड़ दो, हम तुम्हें अच्छे कपड़े देंगे, पैसे देंगे, रहने को जगह देंगे। वो लोग बहुत स्वाभिमानी थे। उन्होंने हमारे कपड़े और पैसे लेने से साफ मना कर दिया। बहू, उन्होंने हमें ताना मारा और बोला कि तुम अमीर लोग ऐसे ही हमारा मजाक उड़ाते हो। पहले दान पुण्य के नाम पर हमारी मदद करते हो और फिर एहसान जताते हो। फिर हमने एक तरकीब सोची प्राची। हमने सोचा कि क्यों ना हम वापस उसी मोहल्ले में गरीब कबाड़ी वाले बनकर ही रहें। ऐसे वो लोग हम पर शक भी नहीं करेंगे और हम उनके बीच रहकर उनकी सारी दिक्कतें भी समझ पाएंगे और उनकी मदद भी कर पाएंगे। मतलब कबाड़ बीनना नाटक था? बिल्कुल। और तुम्हें पता है प्राची, वो जो रात में बड़ी सी गाड़ी आती है ना कबाड़ खरीदने, उसे हम लोग ही लाते हैं। हाँ बहू, बाकी के जो कबाड़ वाले सेठ हैं वो उन बेचारों को ठगते थे। उन्हें कबाड़ का बहुत कम पैसा देते थे, लेकिन हम उनसे उनका सारा कबाड़ अच्छे पैसों में खरीदते हैं। हम उसी कबाड़ को अपनी फैक्ट्री में रिसाइकल करके लाखों कमाते हैं। इसलिए हम उन्हें उनकी मेहनत की पूरी कीमत देते हैं। अब उन्हें कबाड़ के ज्यादा पैसे मिलते हैं तो वो लोग भी खुश रहते हैं और उनके परिवार भी खुश रहते हैं। हम लोग बस उन्हें उनकी मेहनत की सही कीमत दे रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं बहू कि इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, उसे कभी वो जगह और वो मिट्टी नहीं भूलनी चाहिए जहाँ से वो उठा है। पर आप लोगों ने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? अरे पगली, हम तो तुझे सरप्राइज देना चाहते थे और सच बताए तो हम ये भी देखना चाहते थे कि कहीं तू लालची तो नहीं है, पर तू बहुत अच्छी है। तुम तो हमेशा से रईस घर में आना चाहती थी ना, देखो तुम्हारा सपना सच हो गया। सच में ये तो किसी सपने जैसा लग रहा है। कुछ दिनों के बाद प्राची रीना और टीना को अपने घर बुलाती है और उन्हें अपना पूरा घर दिखाती है। प्राची, तेरा घर तो सच में बहुत बड़ा है। तेरे घर का हॉल ही हमारे पूरे घर के बराबर है। और तुझे पता है, मैं एक बड़ी फैक्ट्री की मालकिन भी बन गई हूँ। वैसे अभी तो तुमने पूरा घर देखा भी नहीं है, घर बहुत बड़ा है। हाँ सच में यार, तेरा परिवार तो बहुत रईस है। रिया और टीना ये सब देखकर बहुत जल भुन जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। सच में मैंने जैसा सोचा था वैसा ही मुझे घर मिल गया। एकदम रईस परिवार है। अब ये खबर मैं अपने घर वालों को बताऊंगी, वो लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने तो बस सपने में सोचा था कि मेरा ससुराल एकदम रईस होगा, लेकिन ये तो सच हो गया। सच में किसी ने सच कहा है, जो सपना देखता है उसी के सपने सच होते हैं। और किस्मत भी क्या चीज है, 1 मिनट में सब कुछ बदल देती है।